इमेजिन करिए एक हेल्दी और खुश प्रेग्नेंट वुमेन अचानक ही उसकी कंडीशन सीरियस हो जाए और उसकी जान खतरे में आ जाए। ये किसी भी फैमिली के लिए बुरे अनुभव से कम तो नहीं है। ये है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एक ऐसी इमरजेंसी है जो बच्चे और माँ दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पर इसके पीछे के कुछ साइंटिफिक रीजन और लाइफ सेविंग टेक्निक्स को समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस सिचुएशन को एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर हैंडल करते हैं और ये क्यों होता है, इसके क्या रीजन होते हैं। चलिए समझते हैं इन डिटेल से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सिचुएशन होती है जिसमें कि फीमेल के बॉडी ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनके ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होते हैं। ऑर्गन फेलियर क्या करते हैं? शॉक कॉज करते हैं। अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडीज में होता है तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि हम एक के बाद एक इन डिटेल से समझने वाले हैं। अगर हम समझें कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कितने टाइप का होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हेमरेजिक शॉक और दूसरा होता है नॉन हेमरेजिक शॉक। जैसा कि हेमरेजिक शॉक नाम से ही पता चल रहा है तो इसका रीजन कहीं ना कहीं ब्लड हेमरेज या ब्लीडिंग लॉस देखा जा रहा है। बट जो नॉन हेमरेजिक शॉक है उसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। हेमरेजिक शॉक किस रीजन से होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 रीजन से हो सकता है। पहला होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि हमेशा प्रसव के बाद ब्लीडिंग लॉस जो फीमेल में देखी जाती है वो एक रीजन होता है। दूसरा होता है प्लेसेंटल एब्रेप्शियो, मतलब कि प्लेसेंटा अपना स्थान छोड़ देता है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रेप्शियो। और तीसरा जो रीजन है वो होता है यूटेराइन रैप्चर। फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऐसी कंडीशन होती हैं एक मदर के अंदर जो कि ब्लीडिंग लॉस अधिकतम मात्रा में देखने को मिलता है। जो पहला रीजन मैंने बताया पोस्टपार्टम हेमरेज, ये प्रसव के बाद वाला हेमरेज है। दूसरा मैंने बताया एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अपना स्थान छोड़ देता है या अपने जहां पे वो अटैच होता है वहां से डिसअटैच हो जाता है, इसे हम बोलते हैं। और जो थर्ड कॉजेज है वो है यूटेराइन रैप्चर। तो ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जो कि हेमरेजिक शॉक के अंदर आते हैं। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड टाइप जो कि है नॉन हेमरेजिक शॉक, यानी कि ये जो शॉक दिखा जाता है वो ब्लीडिंग लॉस की वजह से नहीं बल्कि इसके रीजन दूसरे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सेप्टिक। अब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताती हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है हमारे यानी कि एडल्ट की बॉडी में 60% फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड उसे हम कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड। तो तरल पदार्थ जो है वो एक एडल्ट में 60% पाया जाता है। अगर किसी भी फीमेल में ब्लीडिंग लॉस हो रही है तो वो क्या करेगा? हाइपोवोलेमिक कंडीशन कॉज करेगा। हाइपोवोलेमिक इट मींस हमारे बॉडी से जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक इट मींस की ब्लीडिंग लॉस की वजह से शॉक देखना, एक तो ये रीजन होता है। एंड दूसरा होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी नहीं मिल पा रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारा शरीर क्या होता है? हाइपोक्सिया में चला जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, इसे हम टर्म देते हैं हाइपोक्सिया। और जो हमारा तीसरा रीजन है वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल डाउन हो गया होता है, पेशेंट सिवरिंग कर रहा है या उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो गया है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अपना चौथा टाइप है थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। थ्रोम्बोइम्बोलिज्म का मतलब होता है कि अपने ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट हो रही है उनके बीच में कहीं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है और ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसे हम टर्म देते हैं थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। एंड नेक्स्ट जो हमारा रीजन है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का वो है टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। ऐसी कोई ड्रग जिसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई हो, ये भी शॉक कॉज करता है। एंड नेक्स्ट है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में भी हमारे बॉडी से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो ये भी एक रीजन होता है शॉक का। एंड नेक्स्ट है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एंड नेक्स्ट है सीवियर पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इट मींस हमारे जो पल्मोनरी हमारा लंग्स है उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो इसे कहते हैं सीवियर पल्मोनरी इम्बोलिज्म। एंड नेक्स्ट है सीजर या सेप्सिस। सीजर या सेप्सिस इट मींस कि पेशेंट को किसी रीजन से सीजर आ रहा है, जिसे मैंने बताया इक्लेम्सिया। अगर इक्लेम्सिया को ट्रीट ना किया जाए तो उससे पेशेंट में सीजर देखने को मिलता है, तो एक ये रीजन है। और दूसरा है सेप्सिस यानी कि उसके
बॉडी में इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा। ये कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं जिसे मैंने आपको इन डिटेल से समझाया है। तो ये सारे वो रीजन है जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कॉज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके मैनेजमेंट की कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो इसके डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है। पेशेंट में जिस टाइप का कॉजेज जिम्मेदार होता है शॉक के लिए, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट में हाइपोवोलेमिया है, इट मीन्स उसके बॉडी का फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ऐसे में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, एंड सेकंड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड थर्ड होता है सर्जरी, एंड फोर्थ होता है एक्टिव मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्टिव मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी पेशेंट में जब हमें लार्ज अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, तो उसे हम एक्टिव और मैसिव ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक से बचा सकते हैं पेशेंट को। फर्स्ट था हमारा ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, किस रीजन से ब्लीडिंग हो रही है उस पर फोकस करना है और ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। देन अगर ब्लीडिंग कंट्रोल होने में टाइम लग सकता है और पेशेंट में ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आएगा कि हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। एंड जो हमारा थर्ड है, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर चुके, ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट दे रहे हैं, बट नहीं हो रहा है, तो हमारा लास्ट जो थर्ड होता है वो होता है सर्जरी। इट मीन्स की हिस्टेक्टमी करते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज वाले सिचुएशन में, कि यूटेराइन ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसे में यूट्रस को रिमूव करते हैं। एंड एक्टिव मैसिव ट्रांसफ्यूजन, जैसा मैंने बताया, लार्ज अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, तो उसे हम कहते हैं। तो ये तीन थे हाइपोवोलेमिक के मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से जो जो रीजन होता है उस तरीके से उसके फर्दर मैनेजमेंट भी होते हैं। अब जैसे मैंने बताया हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होगा, पेशेंट का जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हमें पेशेंट को ऑक्सीजनेट रखना है, ठीक है। उसका एयरवे पेटेंट है या नहीं ये चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग ठीक है या नहीं, ब्रीदिंग पैटर्न में क्या फर्क है क्या नहीं है, ये चीज असेस करना है, सर्कुलेशन असेस करना है। हाइपोथर्मिया, जैसा कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीवरिंग कर रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, तो हमें पेशेंट को वार्म रखना है, ये आएगा हाइपोथर्मिया के अंदर। एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, किस ड्रग से पेशेंट को टॉक्सिसिटी है और फर्दर उस ड्रग को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, देन ड्रग को स्टॉप करना है। अगर उसका कुछ एंटागोनिस्टिक यानी उस ड्रग का कोई अगेंस्ट उसको टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए भी कोई मेडिसिन है, तो हमें वो देना है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स जैसा कि उसके लंग्स है, उसमें फ्लूइड है या कुछ ब्लड है, अगर कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हमें पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन रखना है, यानी 100% सैचुरेशन मेंटेन रखना जरूरी है। एंड इक्लेम्सिया, अगर पेशेंट को उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, पेशेंट को सीजर आ रहा है, तो हमें इक्लेम्सिया को मेंटेन करना होगा। इट मीन्स कि पहले इक्लेम्सिया को ट्रीट करेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाए और उसे सीजर जैसा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है इस केस में वो ना मिले। सीवियर पल्मोनरी इम्बोलिज्म, इसमें हमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देना होता है कि पेशेंट के जो लंग्स के अंदर थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट्स बने हुए हैं, उसमें हम ब्लड को पतला करने वाली दवाई चलाते हैं। ऐसे में अगर सेप्सिस शॉक का रीजन है, तो पेशेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं कि जो इन्फेक्शन एक कॉजेज है, सेप्सिस जो मैंने बोला, तो हम एंटीबायोटिक दे करके पेशेंट का इन्फेक्शन रिड्यूस करें। ये सारे जो मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन शॉक क्या क्या होते हैं, तो ये थे कुछ टाइप्स मोस्ट कॉमन शॉक के। एंड उस कैसे मैनेज करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड डॉक्टर्स, वो भी मैंने एक पॉइंट में आपको बताया कि डिफरेंट कॉजेज होते हैं, इसलिए डिफरेंट मैनेजमेंट होता है। अब कौन से कॉजेज में क्या मैनेजमेंट देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये था कि क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और क्या इसके टाइप होते हैं, क्या इसके मैनेजमेंट होते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी मेरे चैनल पे अच्छी लगी होगी। और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।